Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in week 6 lecture 12 we are going to study CPU scheduling, and we have 3 points: basic concepts, scheduling criteria and scheduling algorithms. Okay students, let's start. So हम शेड्यूलिंग बेसिकली है क्या, ये हम ऑलरेडी जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सिमुलेटर जब पढ़ा था उसकी वीडियो हमने आप देख सकते हैं, उसके अंदर ये बताया गया था आपको कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो लोड होते हैं पहले जॉब क्यू में, एंड देन वो आपके रेडी क्यू के अंदर मूव करते हैं. रेडी क्यू से सीपीयू को एलोकेट किए जाएंगे, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और अगर से कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो कि प्रोसेस को वेटिंग में डालता है तो उसको मीडियम टर्म एक और क्यू होगा जिसके अंदर हम वेटिंग के लिए डालेंगे. सो इस तरह से हम शेड्यूलिंग करते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम को पहले देखना चाहते हैं. सो पहले देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होती है, एंड देन फिर हम प्रॉब्लम को दिखाते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, जब भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा सबसे पहले हम उसको लोड करेंगे. सीपीयू उसको लोड करेगा रैम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. और अगर बीच में कोई डिस्क की तरफ जाना पड़ेगा, अगर कोई डिस्क से फाइल लोड करनी पड़ेगी तो सीपीयू डिस्क को कहेगा कि फाइल को लोड करो और खुद वो आइडल हो जाएगा. सो सीपीयू जो है जब भी इस तरह की चीज करता है तो वो आइडल हो जाता है, और इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इसको यहाँ पर आपको ये अच्छे से मालूम है कि जब सीपीयू इंटरप्ट्स नहीं होंगे या इंटरप्ट होंगे, सो आपको इस तरह से बताया था फ्लो कंट्रोल विद इंटरप्ट एंड फ्लो कंट्रोल विदाउट इंटरप्ट. सो उसको अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर वापस आ जाइए. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक स्नैपशॉट लिया गया, ये रियल सिस्टम में से लिया गया है. सो बुक के अंदर ये दिया हुआ है, सो हम इसको एज एग्जांपल ले लेते हैं, एंड दिस इज रियल. सो ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, ये यूं है कि किसी सिस्टम के अंदर इसको चेक किया गया कि किसी एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर 0 से यानी यहां तक, अगर आप इस जगह आप यहां तक ले लें इसको, चले मैं यहां पर कह देता हूं कि 2 मिली सेकेंड्स कह लें, इधर चलें इतना ही है कि यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, या बहुत होगा तो 2.5 या 3 मिली सेकेंड्स होगा. सो इट मींस कि 3 मिली सेकेंड्स के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए, मोर देन 140 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए. यही बात है. सो आप देख रहे हैं कि कितने ये यहाँ पे कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, ये वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पे आपका टाइम जा रहा है. सो इतने टाइम के अंदर मोर देन 140 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, यानी 2 to 3 मिली सेकेंड्स के अंदर. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके, और यहां से अगर मैं देखूं कि 8 मिली सेकेंड से लेकर तो ये 40 मिली सेकेंड्स तक आप देख रहे हैं कि सीपीयू जो है वो कंप्लीटली आइडल है, कोई काम नहीं कर रहा. सो वी वांट टू मेक सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल. सो हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो एग्जीक्यूशन है, ये ऐसे जाए. सो तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये ठीक काम कर रहा है. सो क्योंकि सीपीयू सिस्टम के अंदर सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, सो इट मस्ट परफॉर्म वेल. ओके सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. सो जो शेड्यूलर है, एक शेड्यूलर मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, या एक ऐसा शेड्यूलर है जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जो क्या करता है, रेडी क्यू में से प्रोसेस जो है सीपीयू को देता है. सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट. सो वो इतना फास्ट होना चाहिए कि सीपीयू को इतनी स्पीड से वो प्रोसेसेस दे कि सीपीयू हर वक्त बिजी रहे. बट ऐसा नहीं होता. आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सीपीयू इज आइडल.
सो हम देखते हैं कि उसको कैसे बिजी, हम कोई ऐसा शेड्यूलिंग की टेक्निक बनाएंगे ताकि सीपीयू जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो। सो हम बेसिक्स से लेके चलेंगे शेड्यूलिंग से, और ऑल टेक्निक्स, और उसमें खामियां भी देखेंगे, उनको खूबियों को भी देखेंगे और आगे मूव करते जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दो तरह की शेड्यूलिंग हो सकती है। एक आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। ओके, सो शेड्यूलिंग कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, सो शेड्यूलिंग कैन बी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ओके, और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, सो प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये आपके सामने मौजूद है, इसको हम बात करते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव को पहले देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर ये कहती है कि इफ अगर एक प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उसकी एग्जीक्यूशन, चाहे कितना भी टाइम उसको चाहिए, वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और किसी और प्रोसेस को बीच में नहीं एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस को वेटिंग में नहीं डालेगा। ओके, बट देन फिर स्टूडेंट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की तरफ जाते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये कहती है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और समहाउ किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे, किसी क्राइटेरिया की बेस पे कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसने उस प्रोसेस से पहले एग्जीक्यूट करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, जो करंट एग्जीक्यूट होने वाला प्रोसेस है उसके डेटा को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा और उसके बाद क्या करेगा कि जो बेहतर हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको सीपीयू के अंदर लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। और जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो देन जो प्रोसेस वेटिंग में है उनको देखेगा, या नए प्रोसेस, अगर कोई और प्रोसेस है जो हाई प्रायोरिटी है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया दैट इज प्रायोरिटी और एनीथिंग, उसकी बेस पे ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या करेगा, किसी प्रोसेस को वेटिंग में डालेगा और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। सो प्रीएम्प्टिव, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुई होगी। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, दो तरह की शेड्यूलिंग हो सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, और जो मॉड्यूल, जो प्रोग्राम शेड्यूलिंग करवाएगा वो आपका डिस्पैचर मॉड्यूल होता है। इसको डिस्पैचर मॉड्यूल बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग करवाता है और स्विचिंग फ्रॉम स्विचिंग टू यूजर मोड, यानी वो यूजर मोड में किसी जाएगा या दूसरे कर्नल मोड में चला जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कर्नल खुद काम कर रहा होता है, तो डेफिनेटली जब यूजर प्रोग्राम उसे कॉल करता है तो वो यूजर मोड के अंदर स्विच हो रहा होता है। इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है कि करंटली जो आपका डिस्पैचर मॉड्यूल है वो कर्नल मोड के अंदर काम कर रहा है और कर्नल मोड से वो स्विच करता है, कंटेक्स्ट स्विच करता है पहले, यानी उस जो प्रोसेस रन कर रहा है उसके डेटा को वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उस प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करेगा, और जो यूजर मोड के अंदर स्विच करेगा और उस प्रोग्राम को लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, उसके डेटा को लोड करेगा सीपीयू के अंदर और एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। आई मीन दैट। ओके, इस स्विचिंग के दौरान में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर स्विचिंग के दौरान में एक टाइम वेस्ट होगा जो कि जिस दौरान सीपीयू कोई काम नहीं करेगा। यानी सीपीयू क्या कर रहा होगा, एक या तो प्रोसेस को, एक प्रोसेस के डेटा को पीसीबी के अंदर, उसके पीसीबी के अंदर सेव कर रहा होगा और दूसरे प्रोसेस के पीसीबी के डेटा को लोड कर रहा होगा सीपीयू में। तो ये जो टाइम है बिटवीन दिस, ये जो सारा टाइम है जिसे आइडल टाइम बोलेंगे, इस दौरान सीपीयू किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी, कि वो देर, वो टाइम, वो वेस्टेज, जो ऐसा टाइम जो कि देर लगी है, टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग। ओके, सो मैंने ये आपको अपने अल्फाज में समझा दिया। सो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करते हैं वो कौन सा क्राइटेरिया होगा
जिसकी बेस पे हम ये देखेंगे कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया हम बनाएंगे कि शेड्यूल कैसे बनाना है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, ये कैसे प्रोग्राम डिसाइड करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ही डिसाइड करना है। सो इसलिए के लिए हमें मुख्तलिफ वैल्यूज को, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा। सो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम कहते हैं कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, हमारा पहला टास्क ये है। सो हम ऐसे प्रोसेसेस को लोड करें कि जो सीपीयू को बिजी रखें। से हम ऐसे प्रोसेसेस लोड करना शुरू कर दें जो कि स्मॉल साइज के हैं, तो सीपीयू ज्यादा बिजी हो जाएगा। ठीक है, अगर लार्ज हम प्रोसेस को लोड करेंगे तो सीपीयू बिजी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे प्रोसेसेस जो डिस्क आईओ मांग रहे हैं बहुत ज्यादा, वो सीपीयू को बिजी नहीं करेंगे, आइडल कर देंगे। सो ऐसे प्रोसेसेस को हम प्रायोरिटी कम कर सकते हैं और इस तरह से ये सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेस पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सेकंड चीज के ऊपर हम आते हैं। सेकंड चीज स्टूडेंट्स है थ्रूपुट। थ्रूपुट से मुराद क्या है? थ्रूपुट से ये मुराद है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस पर यूनिट टाइम के अंदर। हम कह देते हैं कि चले हमारे पास एक यूनिट टाइम जो है हम रख देते हैं कि 1 मिली सेकेंड है। हम कहते हैं कि 1 मिली सेकेंड के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, या कह देते हैं कि चलो 10 मिली सेकेंड के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट किए हैं। तो यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। सो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस जो थ्रूपुट है वो ज्यादा हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, थ्रूपुट ज्यादा हो, ये हम चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज स्टूडेंट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद टर्न दूसरे प्रोसेस की टर्न आ जाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। सो कितनी जल्दी एक प्रोसेस की टर्न आती है, ये टर्न अराउंड टाइम से हमें पता चलता है। सो टर्न अराउंड टाइम जितना कम होगा, जितना टर्निंग का टाइम बेहतर होगा, उतना ही प्रोसेसेस को टर्न्स मिल रही हैं, उतनी जल्दी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। चाहे वो कंप्लीशन जब मर्जी हो, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। टर्न अराउंड टाइम से मुराद है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्राइटेरिया है वेटिंग टाइम, जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं। वेटिंग टाइम ये होता है कि जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस ने क्यू के अंदर कितना इंतजार किया कि उसकी बारी आ गई और वो एग्जीक्यूट होना शुरू, उस वक्त से जब वो क्यू के अंदर आया, रेडी क्यू के अंदर आया, उस वक्त से टाइम स्टार्ट हुआ, और जब वो सीपीयू में लोड हुआ टाइम खत्म हो गया। सो ये जो टाइम है, ये जो जितना टाइम लगा है, ये वेटिंग टाइम है। इतनी टाइम के लिए प्रोसेस ने वेट किया है, वो लोड हो चुका है, रेडी टू एग्जीक्यूट है, लेकिन वो वेट कर रहा है स्टिल। सो आपका वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो आपका ये जो हमारा शेड्यूलिंग है, हमारा शेड्यूलर है फास्ट है, हमने शेड्यूलर को फास्ट करना है। सो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे फास्ट होगा। वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, और हम टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज ले सकते हैं, वेटिंग टाइम की भी एवरेज ले सकते हैं, यानी सारे प्रोसेसेस का टाइम, वेटिंग टाइम लेके उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी तरह एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इन्हीं क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम अपने जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्राइटेरिया है दैट इज रिस्पांस टाइम, और रिस्पांस टाइम हमारा ये कहता है कि अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड, रिक्वेस्ट सबमिट होगी, अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस, यानी को फर्स्ट रिस्पांस आया, यानी सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। सो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्न अराउंड टाइम है, या वेटिंग टाइम है, या रिस्पांस टाइम है, कितनी देर के बाद टर्न आ रही है, ये टर्न अराउंड टाइम है। अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, के एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, और कितनी देर में उसकी कितनी टर्न्स आई हैं, और कितनी देर बाद वो एग्जीक्यूट करके खत्म हो गया। वेटिंग टाइम कितना वेट किया, रिस्पांस टाइम कितनी जल्दी उसको रिस्पांस मिलता है। सो रिस्पांस टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रोसेस को कितनी जल्दी रिस्पांस मिल गया, और फिर उसने यानी
बेशक वो कंप्लीट नहीं हुआ, बट स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसको स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सो ये तसल्ली होगी प्रोसेस को कि मैं एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सो ये स्टूडेंट्स, ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशंस को, और सारे को हम मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि डिस्पैचर या शेड्यूलिंग जो है वो कितनी बेहतर है, कितनी एक्सीलेंट है। ओके, सो इससे आगे हम चलते हैं, थोड़ी एक दो चीजें और देखते हैं। अब देखिए, ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये चीजें मैं बता चुका हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें मैक्सिमम करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन को, थ्रूपुट को मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है टर्न अराउंड टाइम को, मिनिमम करना है वेटिंग टाइम को और रिस्पॉन्स टाइम को। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इधर ऊपर मैंने डिस्कशन के अंदर ये चीजें बताई हैं आपको। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पहला हमारा एल्गोरिदम आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, सो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको इंडिविजुअली कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, यानी हमारा पहला जो शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम है उसको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। सो केयरफुली आपने इनको स्टडी करना है सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को।